स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 हीट एंड टेम्परेचर का नेक्स्ट वीडियो। अभी ये वीडियो को आने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो है डेली जो है साइंस का वीडियो जो है एक आपका अपलोड होता रहे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर स्कूल में हम लोग चैप्टर 5 या चैप्टर 6 तक पहुंच गए हैं, अभी आप चैप्टर 3 को पढ़ा रहे हैं करके। ठीक है, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा 2024 बैच के लिए जल्दी से जल्दी वीडियोस लाता रहूं। अगर नहीं आ पाता है तो आप जो पिछले साल के जो वीडियोस हैं उसको भी देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में जो है आपके लिए अवेलेबल है। तो आज जो हम लोग हीट एंड टेम्परेचर में देखने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, थर्मल एक्सपांशन। अब देखो, थर्मल का मतलब होता है इनडायरेक्टली हीट होता है, एक्सपांशन का मतलब होता है फैलना। ठीक, सो जैसे देखो क्या होता है, आप लोग डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल अपने देखते होंगे। जैसे कि मान लेते हैं आप एक खौलता हुआ पानी या उबलता हुआ पानी को लेकर क्या करते हैं, किसी कांच के ऊपर में डाल देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो कांच है वो क्या होता है, चपट जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आपने अपने डेली लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। जैसे जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होते हैं, जो पोल्स होते हैं, जो खंभे होते हैं, दो खंभों के बीच में जो तार जो लगाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, वो थोड़ा सा लूज रखा जाता है। ठीक है, क्यों लूज रखा जाता है उसका भी कारण अभी हम लोग समझेंगे। उसी तरीके से जो कंक्रीट रोड बनता है, ठीक है, जैसे आप लोगों के नेशनल हाईवे होंगे या गांव में सड़क बना होगा जो कंक्रीट से बना होगा, दो कंक्रीट के बीच में वहां पर खाली जगह छोड़े जाते हैं, ब्लॉक्स जो है क्या किए जाते हैं, खाली छोड़े जाते हैं। जैसे ये अगर एक बहुत बड़ा कंक्रीट है तो यहाँ पर दूसरा कंक्रीट जो इस तरीके से दोनों के बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा, और यहाँ पर थर्माकोल वगैरह कुछ ना कुछ जो है डाला जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक पोल लाइंस होती है, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, इसके बीच में जो वायर्स लगे होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, इस तरीके से लूज लगे होते हैं। उसी तरीके से जो रेलवे का जो ट्रैक होता है, ठीक है, रेलवे ट्रैक में भी हमेशा क्या किया जाता है, जो ट्रैक जो होते हैं उनके बीच में जो है गैपिंग दी जाती है। तो ये सारा का सारा चीज क्यों दिया जाता है, ऐसा तार को हम लोग सीधा सीधा खींच के क्यों नहीं लगाते हैं। ठीक है, या हम लोग जो है दो कंक्रीट रोड के जो ब्लॉक्स होते हैं उनके बीच में खाली जगह क्यों छोड़ते हैं, ट्रैक्स में खाली जगह क्यों छोड़ा जाता है, इसके पीछे का आंसर है आपका थर्मल एक्सपांशन। हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि किसी भी चीज को अगर एनर्जी मिल जाती है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, तो वो हमेशा एक्सपांड होने की कोशिश करता है, मतलब आगे बढ़ने की, फैलने की कोशिश करता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे कोई एक आदमी है जिसके पास नॉर्मल 2000 का फोन है, अगर उसको कहीं से ज्यादा पैसा मिल जाएगा, 8000, 10000, 20000, तो वो क्या करेगा, उस 2000 के फोन को बड़ा करने की कोशिश करेगा और उसके जगह पर वो 10000 का फोन लेगा। उसी तरीके से जिसके पास 10000 का फोन है उसको पैसा मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा, तो क्या करेगा, 20000 का फोन परचेस करेगा। तो सेम इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट्स को या सब्सटेंस को हीट एनर्जी मिलती है, तो हीट एनर्जी मिलने के कारण ये हमेशा एक्सपांड होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमेशा कैसे होते हैं, ये हमेशा खींचने की कोशिश करते हैं, फैलने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो, मान लीजिए जो हमारे पास दो सीमेंट के जो कंक्रीट है जिसको हमने सड़क बनाने के लिए यूज किया है, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, अगर गर्मी के दिनों में इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी फैलने की कोशिश करेंगे। आंसर है यस, फैलने की कोशिश करेंगे। अगर इन दोनों के बीच में अगर ये गैप नहीं होगा, ठीक है, तो ये दोनों फैलते फैलते एक दूसरे को क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे, और कोलाइड करेंगे तो वहां पर जो कंक्रीट की जो रोड जो बनी हुई वो क्या हो जाएगी, टूटने लगेगी। ठीक है, क्योंकि उसको सफिशिएंट प्लेस नहीं मिला फैलने के लिए। उसी तरीके से ये जो वायर है, ये भी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी ये गर्म होते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंट के कारण भी क्या होता है, गर्मी के दिनों में जो है बहुत ज्यादा इस पर क्या होता है, हीट आता है, तो इसके कारण ये भी फैलने की कोशिश करते हैं। अब अगर मान लो कि ये एकदम सीधा होता, लूज नहीं होता, सीधा होता, तो फैलने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, ये इसके बीच दो पोल्स जो है आपस में क्या होंगे, टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे। उसी तरीके से जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक में अगर गैपिंग नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, गर्मी के दिनों में एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, तो उसके जो दो ट्रैक के जो पटरियां होती इस तरीके से, इनके बीच में अगर गैपिंग नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सब के पीछे का रीजन क्या है, आपका थर्मल एक्सपेंशन इनके पीछे का जो है रीजन है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है।
कोई भी सब्सटेंस होता है उसको जब हीट एनर्जी मिलती है वो हमेशा एक्सपांड करने की जो है कोशिश करने लगता है। अगर एक्सपांशन अगर वो करेगा और उसके लिए अगर सही स्पेस अवेलेबल नहीं है तो वो एक्सपांशन आगे चलकर क्या हो सकता है, हार्मफुल जो है हो सकता है। ठीक है, अब ये जो एक्सपांशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये 3 तरीके से हो सकता है। एक तो लीनियर एक्सपांशन हो सकता है, ठीक है, लीनियर मतलब क्या होगा, लेंथ में एक्सपांशन होगा। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक या सरफेस क्या बोलते हैं, सरफेस वाला एक्सपांशन देखने वाले हैं। और तीसरा हम लोग देखने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो पहला देखते हैं इसमें टाइप्स में। पहला कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक लोहे का जो है इस तरीके से रॉड है। ठीक है, इस रॉड का जो लेंथ है वो है आपका L। ठीक है, हमने क्या किया, इसके टेम्परेचर को हमने क्या किया, इंक्रीज किया। हमने इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ा दिया और हमने देखा कि 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के कारण इसका जो लेंथ है अब वो क्या हो जाता है, डेल्टा L अमाउंट में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, सो यहां पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, जिसको डिनोट किया जाता है अल्फा से। तो ये अल्फा क्या होता है कि द चेंज इन लेंथ ऑफ अ सब्सटेंस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो वो 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने से जितना लेंथ में चेंज होता है वो आपका क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो है कहलाता है। ठीक है, आपको डेफिनेशन नीचे दिख भी रहा होगा इसका। सो ये इसको डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से। तो हमारे पास एक रॉड था जिसका लेंथ क्या था, L था। हमने इसके टेम्परेचर को क्या कर दिया, 1 डिग्री सेल्सियस जो है हमने चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब इसका जो लेंथ है वो इतना अमाउंट में क्या हो गया, बढ़ गया। तो उतना आपका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन उस मटेरियल का कहा जाएगा। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग इससे, अल्फा से। और अगर हम अल्फा का फॉर्मूला अगर बनाने जाएंगे तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, देखो, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, देखो, अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का फॉर्मूला बनाना है तो क्या बन गया, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सो अल्फा इज इक्वल टू, देखो हमारा इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ है, हमारा इंक्रीज इन लेंथ हुआ है डेल्टा L, और चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितना है हमारा L, और टेम्परेचर में हमने कितना चेंज किया, डेल्टा T, या फिर हमने T डिग्री सेल्सियस जो है हमने चेंज किया। तो ये हमारे क्या बन जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन में L इंटू डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखो कि ये जो यहां से ये जो लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ऊपर भी मीटर आएगा, नीचे भी मीटर आएगा, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस। तो मीटर और मीटर यहां से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें अल्फा का जो यूनिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पर डिग्री सेल्सियस। इसका यूनिट याद रखिएगा, क्या होता है आपका, पर डिग्री सेल्सियस जो है इसका यूनिट जो है होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा कोएफिशिएंट हम लोग देखते हैं जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल लीनियर एक्सपांशन। मतलब अभी हम लोग लेंथ में चेंज कर रहे थे, अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके एरिया में जो है क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया इस तरीके से डिसाइडेड है, ये A है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, इंक्रीज किया, और इसका जो एरिया है वो थोड़ा सा क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। और ये जो डॉटेड लाइन जो आपको दिख रहा है ना, ये डॉटेड लाइन क्या है, आपका चेंज इन एरिया है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा A से। तो A से डेल्टा A हमने कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस जो है हमने बढ़ाया।
तो कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस के एरिया में चेंज होना जो कि 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने से होता है, वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहलाता है। इसको बीटा से हम डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, आयरन के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है 0.00012 मीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास आयरन का कोई रॉड है, अगर आप उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस उसके टेम्परेचर को बढ़ाने से उसके लेंथ में कितना चेंज होगा, 0.00012 मीटर जो है क्या होगा, उसके लेंथ में चेंज होगा। ये अल्फा की वैल्यू है। उसी तरीके से हर मटेरियल का क्या होता है, अपना अपना अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है होता है। ये मैंने आपको आयरन का जो है बताया था। तो ये जो यहाँ पर बीटा है, अगर हम फिर बीटा का फॉर्मूला अगर बनाने जाएंगे तो बीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, देखो, इंक्रीज इन एरिया अपॉन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल एरिया इनटू टेम्परेचर में भी जो भी हमने चेंज किया। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, ठीक। सो बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू डेल्टा टी। अब एरिया का यूनिट क्या होता है हमारा, मीटर स्क्वायर होता है। इस एरिया का भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का यूनिट क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। तो बीटा के लिए भी यहाँ पर जो यूनिट हमें मिलेगा वो होगा पर डिग्री सेल्सियस जो है होता है। तो अल्फा का यूनिट क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस। बीटा का भी यूनिट क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा और बीटा दोनों में एक रिश्ता होता है, ये रिलेशन याद रखिएगा कि जो बीटा होता है ना वो अल्फा से क्या होता है, डबल होता है। क्योंकि जो अल्फा होता है उसमें तो एक डायमेंशनल होता है, या तो लेंथ होगा या तो हाइट होगा। एरिया में क्या होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं। इसीलिए आप याद रख सकते हो इसको कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा जो है होता है, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा जो कोएफिशिएंट देखने वाले हैं वो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक। चलिए अगला देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, गामा से। तो अभी क्या हो जाएगा, जैसे लीनियर में क्या था, 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने से उसका लेंथ में जितना चेंज हो रहा था वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता था। उसी तरीके से आपका कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या था, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने से उसका एरिया जितना चेंज होता था उसको हम लोग बीटा बोलते थे। उसी तरीके से गामा क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। जैसे ये मान लेते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम है V, और इसका हमने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया और इसका वॉल्यूम चेंज होकर कितना हो गया, डेल्टा V हो गया। तो कितना होगा गामा की वैल्यू, तो फिर से वही टेम्परेचर होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय 1 डिग्री सेल्सियस अगर हमने टेम्परेचर में चेंज किया तो, ठीक। तो यहां से गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, आपका मीटर क्यूब हो जाएगा, नीचे भी मीटर क्यूब हो जाएगा, टेम्परेचर का यूनिट क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए गामा का भी यूनिट जो होगा वो होगा आपका पर डिग्री सेल्सियस। सो तीनों का यूनिट क्या होगा आपका, पर डिग्री सेल्सियस ही जो है तीनों का यूनिट होगा। तो यहां पर जो गामा होता है, गामा और अल्फा में रिलेशन होता है, जो गामा होता है वो अल्फा का 3 टाइम्स जो है होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि अल्फा जो होता है, ये अल्फा इज इक्वल टू, देखो एक रिलेशन हमने पढ़ा कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा जो है यहां पर होता है, ठीक। तो ये आपका रिश्ता हो गया, ठीक। इसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हो, इनके बीच का रेशियो निकालना चाहते हो, ठीक है। सो इनके बीच का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है आपका 1:2:2 कितना होता है, ये आपका 3 जो है इसके बीच का रेशियो जो है होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा कि बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 3 टाइम्स ऑफ अल्फा जो है होता है। ये आपको एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं।
अगले वीडियो में फिर हम लोग लास्ट करेंगे इस चैप्टर को, और जल्दी कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाता रहूं ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आप कंटिन्यू अच्छे से जो है पढ़ाई करते रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।